गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। और सबसे बड़ा सवाल आजकल यही चल रहा है जो अब्दुल्ला ने अभी एज वी वर गेटिंग इन तो पूछा कि कुर्बानी का क्या डिसाइड किया और दूसरा मैंने आपसे अफसोस का इजहार किया था आते ही कि अमेरिका में भी अब PIA पे पाबंदी लगा दी गई है। हाँ, लेकिन नॉट दैट हम अमेरिका जा रहे थे तो लेकिन that is indeed a setback, especially for all those people जो कि डायरेक्ट फ्लाइट लेना चाहते थे या उनकी मजबूरी थी। जैसे कि अगर अकेली कोई खातून आ रही हो अपने बच्चों के साथ या फिर आप अपने बूढ़े माँ बाप को अपने बहन भाइयों के पास भेज रहे हो तो आप हमेशा प्रेफर यही करते हैं कि आप डायरेक्ट फ्लाइट से कनाडा या अमेरिका या UK भेजें, क्योंकि ना आपके बुजुर्ग वालिदैन इधर उधर ट्रांसिट कर सकते हैं, ना कोई अकेली खातून, ना कोई और जो बीमार शख्स हो वो एयरपोर्ट पे घंटों रुक के और फिर एक और फ्लाइट पकड़ सकता है। तो दिस इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। एब्सोल्युटली एग्री विद यू देयर। और सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, बहुत सी यूरोपियन डेस्टिनेशंस पे भी बैन कर दिया गया है PIA को। एंड यू आर वेरी राइट अब्दुल्ला, सहूलत जो है ऑल्दो ये बड़ा ही अजीब लगता है बिकॉज देयर आर सो मेनी चॉइसेस ऑफ एयरलाइंस जो दुनिया की एयरलाइंस हैं, लेकिन महंगा है हमारा PIA। अगर आपने इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना हो यू हैव टू पे अ लॉट, लेकिन सहूलत बहुत अच्छी है उसकी क्योंकि आप डायरेक्टली पहुंच भी जाते हैं टू योर डेस्टिनेशन। यस, इट इज क्वाइट बैड के ये हो गया। अच्छा जी, कुर्बानी का क्या किया फिर आपने? अभी नहीं, बास लोग आना शुरू हो गए। मुझे अपने मोहल्ले में ना एक दो घरों से बकरों की आवाजें आ रही हैं। और अब्दुल्ला आप तो लेकिन उन्होंने बकरा जो है ना वो बाहर नहीं निकाला। अभी वो उसकी वो नुमाइश नहीं की, लेकिन बकरा या फिर बकरा मैंने तो ऑनलाइन हिस्से ले लिए। ऑनलाइन लिया आपने? हाँ, इस बार ऑनलाइन लिए। अच्छा, ये भी हम तजुर्बा आप देखेंगे कि अब्दुल्ला का कैसा जाता है और तस्वीरें भी आपने दिखानी है फिर अगर वो चूज किया होगा ना ऑनलाइन। कुछ नहीं चूज किया था। लास्ट टाइम मैंने दिखाई थी माशाल्लाह गाय जिसका कंपटीशन किया था और जो घर आई थी वो उससे आधे वजन की थी जो चूज की थी। वो 10 दिन उन्होंने रखी वहाँ पे और पता नहीं उसे खाना शाना दिया नहीं दिया। तेरे कौन सा फार्म था मुझे याद है, अब तक मैं कभी माफ नहीं करूंगा उन्हें। नाम ले लो, मुझे याद नहीं आ रहा, अदरवाइज जरूर लेता। आप दोबारा कभी ना जाइएगा। ये बड़ी गम की स्टोरी है और ये तो आपको मतलब शक्ल से ही पता चल गया होगा कि अब्दुल्ला एक्चुअली गेट्स वेरी सीरियस। एक अदद गाय, आप तसव्वुर करें कि आप एक जानवर बुक करके आए हो ठीक ठाक हो और जानवर आपके घर आए तो वो आधे वजन का हुआ वो, यानी बेसिकली जिस दिन बुकिंग कराई उस दिन खाना पिलाना ही उसको छोड़ दो। मेरा ख्याल है इसी किस्म का हुआ था और बड़ी एम्बैरेसमेंट हो गई थी क्योंकि अब्दुल्ला ने डिप्रेशन में चली गई हो कि कुर्बानी हो रही है आगे। अनलाइकली। पहला तो जगलिंग ही इतना मुश्किल काम, कोई आसान काम नहीं है इस उम्र में करना, बड़े बड़े नहीं कर पाते और उसके बाद रस्सी कूदते हुए सब कुछ करना और डबल डिफिकल्ट टास्क। मुझे अच्छी बात ये लगती है कि बच्चे ऑलरेडी अपने लिए ऐसे टास्क रख रहे हैं विच आर नॉट ईजी और वो भी चाहते हैं कि हमारी ज़रा हट के चीज़ हो, ज़रा मुश्किल हो, हर कोई कॉपी ना कर सके। बट कितनी मोटिवेशन है छोटे छोटे बच्चों में। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और कराची में हल्की सी बूंदाबांदी हो, कहीं हवा चल पड़े, सबसे पहले जो चीज़ जाती है वो जाती है बिजली। ऑफ कोर्स, तो आपको बता दें कि कराची को बदतरीन लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग की शिकायत और बिजली का शदीद बहरान का सामना है और शहर की नुमाइंदगी की दावेदार जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ामात से आगे नहीं बढ़ रही। मसला हल करने के बजाय सियासी नंबर बढ़ाने पर ज़्यादा जोर है। एज ऑलवेज वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची में लोड शेडिंग का नोटिस लेते हुए हुक्काम को मसला हल करने की हिदायत की है और कराची की नुमाइंदगी की दावेदार जमाते तहरीक इंसाफ और MQM महज धरनों तक महदूद हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि फौरी तौर पे वज़ीर को भेजें कराची, रेगुलेटर को भेजें कराची और जब तक कराची की बिजली की फराहमी के लिए कोई मंसूबा तैयार ना करके हतमी तौर पे ऐलान न किया जा सके कि शहर कराची लोड शेडिंग फ्री कब होगा, उससे पहले ये यहाँ से जाए नहीं। ये हम के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कर रहे हैं मुजाहरा। इस्लामाबाद में जाके हम के इलेक्ट्रिक के खिलाफ, के इलेक्ट्रिक ने पूरे शहर के अंदर जो एक लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है उसके ऊपर कर रहे हैं। Can I just mention here कि मैं उनका प्रोटेस्ट देख रही थी अभी और मास्क तो लगे हुए थे, गुड पॉइंट्स फॉर दैट, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कोई नहीं थी, बिल्कुल जुड़ के बैठे नजदीक जुड़े हुए हैं। कम से कम इतना फासला तो कर लें जितना यहाँ पे है या कहीं और। जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, सोचा बता दें। अच्छा, इसमें से भी आधों का वही मसला होता है ना कि आधों ने नहीं पहने हुए या जिन्होंने पहने हुए हैं नाक के नीचे और वो ठोड़ी पे रखे हुए हैं, तो वो सारा कोई फायदा नहीं है फिर इस एक्सरसाइज का। एब्सोल्युटली नॉट। कौमी असम्बली में कराची की लोड शेडिंग पर गर्मा गर्मी हुई तो वफाकी वजीर असद उमर का पुराना फार्मूला इस्तेमाल करते हुए सारा मलबा पिछली हुकूमतों पर गिरा दिया। वैसे बड़ा ही ट्रायल एंड टेस्टेड है और हर दफा कहीं ना कहीं काम भी कर रहा होता है इनका फार्मूला।
इलेक्ट्रिक की निजकारी की गई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत में। के इलेक्ट्रिक का जो मालिक है वो बहुत बड़ी क्रिमिनल आउटफिट है, तो इन्होंने 5 साल उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? कराची जिसको बिजली की जरूरत है वो उन कारखानों से बिजली नहीं ले सकती, क्योंकि जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के निजाम के अंदर कराची में तब्दीली लानी थी वो नहीं की गई। उस वक्त के वजीर बिजली ने खड़े होकर कहा, कराची इज नॉट माई प्रॉब्लम। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर आज खुली कचहरी लगाने का ऐलान किया है और गुज़िश्ता माह नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग और बिजली के मुबैना ज़्यादा बिल्स वसूल करने का नोटिस भी लिया था, लेकिन कराची वालों को सिवाय मज़ीद परेशानी के और कुछ नहीं मिला। मैंने आपको बताया था मेरा भी मसला चल रहा था ओवर बिलिंग का, मैंने दरख्वास्त भी जमा कराई थी और काफ़ी कुछ हुआ था। अब बस मैंने हल यही निकाला है, क्योंकि बिल तो मुझे उतना ही जमा कराना पड़ा जितना आया था। मेरी उम्मीद थी कि ज़रा चेक वेक करके शायद कुछ कमी आ जाए, ऐसा नहीं हुआ। अब मैंने उनसे फिर तफसील पूछी कि कौन से पीक आवर्स होते हैं, और पीक आवर्स में अब मैं बहुत ही मिनिमल बिजली खुद ही अपनी कंजम्पशन को कंट्रोल करने का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि क्या उसका नतीजा निकलता है। आई थिंक इफ़ यू आर लिविंग इन पाकिस्तान तो वो आपके एक DNA में ऑटोमेटिकली आ ही जाता है कि बिजली बत्तियाँ बंद करना और जो चीज़ें यूज़ नहीं हो रही। कराची से तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली आलमगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आलमगीर। आलमगीर साहब, वफाक में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वज़ीर आज़म इमरान खान हैं और कराची में सबसे ज़्यादा सीटें भी आपकी पार्टी ने ही जीती हैं, इसलिए शहरियों को सस्ती बिजली, मुसलसल बिजली देने की जिम्मेदारी भी आप पर आयद होती है। कराची ने आपको चुना था 2018 के इंतखाबात में PTI को, कब तक हम हालात में बेहतरी की उम्मीद रखें? एक चीज का तयन करना जरूरी है कि के इलेक्ट्रिक को इमरान खान नहीं लाया। ये के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया को इमरान खान ने अपॉइंट नहीं की। ये इसीलिए हम आज जो चिल्ला रहे हैं कि हमें वो टर्म्स एंड कंडीशंस जो इनका एग्रीमेंट हुआ था वो शेयर किया जाए ताकि हम देख सकें। और हम इसीलिए एहतजाज पे बैठे हैं कि ये जो लोग पहले कह रहे थे ना इमरान खान के दोस्त हैं PTI वाले, PTI को डोनेशन देते हैं, आज एटलीस्ट ये बात तो क्लियर हो गई ना कि अगर हम एहतजाज पे बैठे हैं, कोई दोस्त के खिलाफ बैठता है एहतजाज पे, कोई डोनर के खिलाफ बैठता है एहतजाज पे, मकसद ये है पब्लिक इस वक्त तकलीफ में, उस तकलीफ का एहसास करते हुए जो एफर्ट हम MNAs MPs कराची से जो इलेक्ट हुए वो कर सकते हैं, कर रहे हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री में दबाव हो, चाहे वो सड़कों पर दबाव हो, चाहे वो असेंबली के फ्लोर पर हो। और साथ साथ हमने ये ऐलान भी किया कि अगर कोर्ट जाने की जरूरत पड़ी तो हम जाएंगे। अच्छा, वी नीड टू गेट पास्ट द पॉइंट स्कोरिंग और कुछ हल की तरफ हमें आना आलमगीर बहुत ज़रूरी है। कल भी असद उमर साहब कौमी असम्बली में पॉइंट स्कोरिंग ही कर रहे थे और बता रहे थे कि कराची की बिजली का मसला जो है वो पुराना है वगैरह वगैरह जो लाइंस होती हैं, तो इसका हल नहीं बताया उन्होंने भी। आपके पास कोई इस मसले का हल है? देखें, हल के लिए मैं बीइंग MNA और हम कराची के जितने MNAs हैं, एक तो जहां ये याद रखें ये प्राइवेट कंपनी है, मोर देन 60% शेयर्स इस इदारे के हैं, ये इदारा फैसला खुद करता है, और जहां इसकी कोई फुकदान होता है या पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ होता है वहां नेपरा इन पर चेक रखता, इनके खिलाफ कार्रवाई करता, वो चाहे कोर्ट में जाना हो चाहे FIR कटवाने की सूरत में, और वो हमने बारहा किया। पहले की तरह नहीं कि सियासी लोगों के भाई बहन भतीजे जो है यहाँ लाखों रुपए की तनख्वाहें ले रहे हैं। मकसद ये है कि इनके खिलाफ हम जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, चाहे वो नेपरा हो चाहे वो वजीर तवानाई हो, वो किया जा रहा है। मजबूरी सिर्फ ये रह जाती कि एक ही कंपनी है शहर में, बदकिस्मती से उसी के साथ डील करना पड़ता, उसी के जरिए इस कराची को ये सर्विस देनी पड़ती। अब इसका रोक होना चाहिए, अब इसको खत्म होना चाहिए, और इसके लिए हम जो MNAs हैं कराची के अपनी गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल रहे हैं कि अब मजीद ब्लैकमेल नहीं होना इस एक मोनोपोलाइज्ड सिस्टम से। शुक्रिया आलमगीर साहब, बट सबको मिलकर इस मामले का कोई हल निकालना होगा। लेकिन एक पॉइंट से आई डिड एग्री आलमगीर की कि देयर शुड बी मोर बिजली प्रोवाइडिंग कंपनी, देयर शुड बी अ कंपटीशन। अगर प्राइवेट है ये कंपनी तो देयर शुड बी अ कंपटीशन। प्राइवेट है तो एक ही क्यों है, मोनोपोली क्यों है इसकी? फिर और भी हो, और जो इंसान की अपनी चॉइस हो वो किससे बिजली लेना चाहता है। आप खुद भी सोचें ना कि अगर कोई चॉइस नहीं होगी, लेते कि सिर्फ के इलेक्ट्रिक से बिजली नहीं होगी, तो चाहे वो अच्छा परफॉर्म करे या बुरा परफॉर्म करे, आप तो वहीं जाएंगे और जा रहे हैं, कोई हल नहीं है ना।
तो हल होना चाहिए, इसके लिए अल्टरनेटिव ज़रूर होना चाहिए। MQM का मौक़िफ़ भी लेते हैं। MQM के रहनुमा कंवर नवीद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कंवर साहब। MQM किसी न किसी सूरत कराची में हुकूमत करती रही है और आज भी शहर की नुमाइंदा जमात होने का दावा करती है, लेकिन कराची के दीगर मसाइल की तरह बिजली के मामले पर भी आपकी पॉलिसी समझ में नहीं आती। तो MQM कराची के इलेक्ट्रिक के खिलाफ इस्लामाबाद में धरना क्यों देगी? आपके पास क्या वजह है इसकी? क्योंकि you have been a stakeholder of Karachi for decades. इसके लिए हमारे अरकान नेशनल असेंबली ने असेंबली से बायकाट किया, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, असेंबली में एहतजाज किया, तकरीर की, हमने यहाँ पे एहतजाज किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन चूँकि इसको कंट्रोल करने वाला इदारा नेपरा जो कि फेडरल गवर्नमेंट का अदारा है, इसलिए हम इस्लामाबाद जा रहे हैं और इस्लामाबाद जाकर तमाम हमारे MPs, MNAs, मेयर, डिप्टी मेयर, सेनेटर्स, तमाम लोग जा रहे हैं, चेयरमैन जा रहे हैं, ताकि वहाँ पर हम एहतजाज कर और वफाकी हुकूमत की इस संजीदा मसले की जानिब तवज्जो दिला सकें। चलें, अच्छा है आप ये कह रहे हैं कि आप इस्लामाबाद जा रहे हैं और इसी काम के लिए जा रहे हैं। आप वफाकी हुकूमत में इत्तेहादी हैं और कराची में बिजली का मामला बराह रास्त वफाक के साथ ही जुड़ा हुआ है। एहतजाज वगैरह के बजाय ये ज़्यादा बेहतर नहीं कि आप हुकूमत से बात करें, वहाँ जाके कोई प्रैक्टिकल टर्म्स पे कोई अग्रीमेंट्स ले के वापस आएँ, कुछ अमली तौर पर करवाएँ? हाँ, पिछले दिनों सिर्फ इसके इलेक्ट्रिक के इशू के ऊपर खालिद मकबूल भाई की क़यादत में हमारे तमाम MNAs ने वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात की और ये मसला वज़ीर आज़म साहब के सामने उठाया। उन्होंने उसी वक्त हिदायत दी और उसके 2 दिन बाद गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई, जिसमें जो वफाकी मिनिस्टर थे पावर के उमर अयूब साहब, वो इस्लामाबाद से ऑनलाइन थे और गवर्नर हाउस में उसमें MQM के अवामी नुमाइंदों के अलावा PTI और GDA के लोग मौजूद थे। तो उन्हें सारे हक़ाइक़ से आगाह किया गया, सब कुछ उनको बताया गया। वहाँ पे के इलेक्ट्रिक के अफसरान भी मौजूद थे। के इलेक्ट्रिक के अफसरान ने जो दलाइल दिए, जो जस्टिफिकेशन दी, वो नाकाबिल कबूल थी। तो उनको MQM के अवामी नुमाइंदों ने रिजेक्ट किया और उसी कनेक्शन में हम दोबारा इस्लामाबाद जा रहे हैं कि जो अपना वफाकी वज़ीर हैं मुतल्लक़ा महकमे के, वो इसको हल करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं और यही बात हम इस्लामाबाद में जाकर उठाएंगे। ऑलराइट, कंवर नवीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। और हम उम्मीद ही कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं कि किसी का कोई जोर चले और बिजली के यहाँ कुछ बेहतरी आए। अभी हमें ज्वाइन किया अब माशाल्लाह इत्तेहादी भी हैं और हमेशा ही वफाक में इत्तेहादी रही है MQM तो, लेकिन फिर भी क्यों कराची की नुमाइंदा जमात होने के बावजूद भी एक इलेक्ट्रिक वाला मसला नहीं हल हो सका? आई वंडर। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। हाफिज़ साहब, कराची में बिजली का मसला सबके सामने है, इस पर बहुत बात हो चुकी है, बहुत धरने, एहतजाज, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो चुकी हैं, आप लोग भी बड़े सरगर्म हैं। अब तक समझ में आया कि बुनियादी वजह क्या है, क्यों ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पाती? अब मसला ये है कि 2 साल से तो PTI की हुकूमत है, लेकिन इन 2 साल में उन्होंने एक नोटिस तक नहीं दिया है। इनका तो लाइसेंस मनसूख कर देना चाहिए था। इन्होंने कोई मुआहदा पूरा नहीं किया जैसा भी था मुआहदा। ना बिजली की पैदावार में इजाफा किया, ना इन्होंने जो है वो लोड शेडिंग फ्री किया, ना इन्होंने जो है ओवर बिलिंग को कम किया, ना इन्होंने कोई इंडिपेंडेंट इदारा बनाया जिससे मीटर को हम चेक कर सकें। हर तरह का जुल्म कराची के 3 करोड़ आवाम के ऊपर कर रहे हैं और जो हुकूमत है वो उनको सपोर्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये पार्टियाँ इस इदारे के साथ मिली हुई हैं। इसको कौमी तहवील में लिया जाए, इस स्टेक होल्डर्स की कमेटी बननी चाहिए, फॉरेंसिक इसका ऑडिट होना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और मसला भी इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा। इसलिए कि मजमूई तौर पर तो बिजली की पैदावार अब मुल्क में ज़्यादा है, डिमांड हमारी कम है, फिर भी अगर लोड शेडिंग है तो इसलिए है कि करप्शन हुई है, तांबा चोरी कर लिया है, अरबों रुपए खा लिए हैं और एल्युमिनियम के तार लगा दिए हैं और सब तमाशा देखते रहे और किसी हुकूमत ने और किसी हुक्मरान ने कुछ नहीं किया है।
इसलिए आवाम को अब निकलना होगा, इसीलिए हम तहरीक चला रहे हैं, इसीलिए हम धरना दे रहे हैं ताकि मसला उजागर भी हो और मसला। अच्छा हाफिज साहब, ये भी एक अर्बन लेजेंड लगना स्टार्ट हो गया जो हर कोई कहता है जी सप्लाई बहुत ज़्यादा है मुल्क में, बिजली की डिमांड कम है, तो फिर गई किधर? मतलब फिर तो बहुत आसान हो जानी चाहिए अगर बात इस किस्म की हो। अच्छा ये बताएं कि जमात इस्लामी एक बार फिर धरना देने जा रही है और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज का प्लान है। एहतजाज और धरनों से भी शहरियों की तकलीफ ही बढ़ती है, उसमें इजाफा ही होता है, तो इस एहतजाज का मकसद क्या है? मुझे तो आप ये बताइए ना कि एक धरने से तो तकलीफ बढ़ने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो लोड शेडिंग से तकलीफ बढ़ रही है, सुबह से लेकर शाम तक लाइट नहीं, रात को लाइट नहीं, अभी बारिश का पहला कतरा पड़ता है तो 10-10 घंटे के लिए बिजली चली जाती है। कोरोना के पेशेंट हज़ारों की तादाद में सेल्फ क्वारंटाइन है घरों के अंदर, उनके साथ जो कुछ हो रहा है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन, उनके बैटरी चार्ज नहीं होती है मोबाइलों की और लैपटॉप की, तो बदतरीन सूरत हाल है। दुकानों में लोग परेशान हैं, कितने जनरेटर चलाएं, कितना पेट्रोल फूकें, पहले ही इतने बिल ये देते हैं, तो ये तकलीफ नहीं है। आप क्यों मजबूर हो रहे हैं हम इन हालात के अंदर, कोरोना के हालात में धरना देने पे? इसलिए कि वफाकी हुकूमत ने तो 2 रुपये 89 पैसे उनकी शान में जो है वो कसीदे पढ़ते हुए इजाफा कर दिया है। लोड शेडिंग कर रहे हैं, वो ओवर बिलिंग कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब शायद पुराने कर्जे चुका रहे हैं और उनको मजीद मराहत दे दी हैं उन्होंने। और इसी तरह से जो है आप देखें सूबाई हुकूमत भी कुछ नहीं कर रही है। MQM तो वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, पहले बेचने में हिस्सेदार थी, फिर मुलाजमतों में हिस्सेदार थी। इसी तरह नून लीग पहले भी इनको फेवर देती थी, अभी भी खामोश है। तो इसलिए जब ये सब खामोश हैं और ये नुमाइशी किस्म के इक़दाम इसलिए कर रहे हैं कि हमने एक प्रेशर डेवलप किया है और 3-4 दिन में इस पर भी खामोश हो जाएंगे ये PTI के लोग और उनके MNA MPA, तो जमात इस्लामी चूँकि पहले भी इस मसले को लेकर चल रही थी, अब भी हमने इसको, हम अदालत गए हैं, हम नेपरा जाते हैं, हम जो हैं वो इस पर बयान देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तकरीर सबसे बात करते हैं, और जब कुछ भी नहीं होता तो ज़ाहिर धरने देंगे, ये भी हमारा जमहूरी हक़ है। तो इसलिए शहरियों को अगर इससे थोड़ी सी तकलीफ होगी तो एक बड़े रिलीफ के लिए थोड़ी सी तकलीफ सब बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया आपका हाफिज़ नईम साहब। और वही बात है कि कराची के स्टेक होल्डर की जब बात आती है ना तो सभी मैदान में कूद पड़ते हैं, लेकिन वाली वारिस हकीकतन कोई नहीं है। वही हम बात करते हैं ना कि माली वारिस तो सारे हैं शहर के, लेकिन वाली वारिस और उसके बाद कहना है जस्ट से और फिर देन वील मूव ऑन कि हम कहते हैं कि जी हालात बदल नहीं रहे और फिर पिछली हुकूमत की बात आ जाती है, उन्हीं से आगे आया है। नथिंग रियली चेंजेस एवर। कोई हम 4 साल से ये शो कर रहे हैं, हम 4 सालों में 40,000 दफ़ा ये बिजली का इशू, कोई मौसम में कोई चीज़ इधर उधर हुई नहीं। हम 4 साल से ये शो कर रहे हैं और उससे पहले पता नहीं कितने साल से ये इशू कवर कर रहे हैं। और उससे पिछली वाली हुकूमत यही कहती थी कि उससे पिछलों ने बेड़ा गर्क किया, उससे पिछली वाली कहती थी कि उससे पिछलों ने बेड़ा गर्क किया। तो ये सिलसिला ना खत्म होने वाला है। मतलब इट्स अ ग्रेट प्रैक्टिस। अगर इफ यू डोंट वांट टू लुक टू डीपली इनटू इट तो ठीक है जी, पिछले वालों को आप फिर ब्लेम कर दें। अच्छा जी, अब हमने, आपको पता है ना, आजकल हमने एक जो सिलसिला शुरू किया हुआ है जिसमें हम जो हाई प्रोफाइल लोग, सेलिब्रिटीज़ जिनको लोग ज़रा लुक अप टू करते हैं, वो कोरोना से ठीक होकर वापस आए तो उनके एक्सपीरियंसेस हम ज़रूर सुनते हैं। और जैसे कि आपने मेरा ये बड़ा ज़रूरी है ताकि वो लोग जो अभी इस बीमारी में मुब्तला हैं या जो अभी भी डरे हुए हैं या डिप्रेस्ड हैं, उनको ज़रा इंकरेजमेंट मिल सके, उनको ज़रा पॉजिटिविटी मिल सके कि जनाब ये लोग सब ठीक हो रहे हैं तो इंशाल्लाह हम भी ठीक हो जाएंगे। एंड आई मस्ट कन्फेस इवन फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस कि जब आपको डिटेक्टेड आपके वो टेस्ट पे आता है तो एकदम से दिल बैठ जाता है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। लेकिन अगर आप उस मोमेंट को संभाल लेना कि इंशाल्लाह एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन एंड टेक इट एज अ वायरस, और जो आपको अब तो इतने महीने हो गए, अब हम इसके अलावा कोई बात ही नहीं करते, यू आर इक्विप्ड टू डील। अच्छा होमा, आपका तो दिल बैठा था जब वो आपके रिजल्ट पे डिटेक्टेड कोरोना वायरस कोविड-19 सास लिखा हुआ आया था, लेकिन क्या स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर साहब को भी ऐसी ही फीलिंग हुई थी या फिर ही टुक इट इन स्ट्राइड? ये हम उन्हीं से पूछ लेते हैं। ही इज जॉइनिंग अस फ्रॉम इस्लामाबाद। एब्सोल्युटली असद कैसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है और गुड टू सी यू वेल एंड बैक इन एक्शन। सबसे पहले तो हम आपसे यही सवाल पूछना चाहेंगे बिकॉज सो मेनी पीपल आर वॉचिंग कि वो जो पहला मोमेंट होता है जब आपको लगता है कि आपकी कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं कि आपको टेस्ट कराना पड़ रहा है और फिर आपको पता चलता है कि आपको वायरस एक्चुअली लग गया है, हाउ इज दैट मोमेंट और उसको किस तरह डील किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी कि आपके साथ आज बाकायदा मेरा प्रोग्राम हो रहा है। मैं रेगुलरली आपके प्रोग्राम में से सुबह जब उठता हूँ तो आपको देखता रहता हूँ और बहुत शुक्रिया सुनता रहता हूँ। तो बेसिकली एक तो ये कि एक
बहुत गैर मामूली मेरे लिए ये वाक़या था और ज़िंदगी में एक मुश्किल तरीन लम्हात में से एक लम्हा था, क्योंकि एक तो मेरे बच्चे भी इसमें मुतासर हो गए थे। मैंने इस वक्त जब मुझे मतलब थ्रोट इन्फेक्शन हुआ तो मेरा करीबी दोस्त है जो डॉक्टर भी है, ENT स्पेशलिस्ट है, मैंने उसके साथ कंसल्ट किया तो वो तो मुझे रूटीन में ऑगमेंटिन वगैरह दे दी और जो मेडिसिन है। मैंने थोड़ा इसको फिर मैंने समझा कि वो मेरे रूटीन में भी गले में खराश होता रहता है, मैं समझ रहा था कि कोई वही है। तो जब टेस्ट किया तो टेस्ट मैंने थोड़ा लेट किया, जो मैंने सबसे बड़ी गलती की। वो उसकी वजह से मेरा इन्फेक्शन गया चेस्ट में और फिर इसके बाद आपको पता है कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, वहाँ मेरा 5-6 दिन रहा। तो मुझसे थोड़ा शायद मैंने एहतियात में वो नहीं की जो मुझे करनी चाहिए थी और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे तल्ख़ लम्हा था, क्योंकि जितनी भी मतलब मेरे ज़िंदगी इंसान में को अप्स एंड डाउन आते हैं, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल था। एक तो आइसोलेशन होती है, फिर अपनी फैमिली के बारे में परेशानी होती है, फिर जो है ना इसके प्रॉब्लम ये होते हैं कि जब चेस्ट पे चला जाता है तो ये बहुत ख़तरनाक हो जाता है, फिर हार्ट बीट जो है ना बढ़ जाता है। बहरहाल ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। अल्लाह ने करम किया, मेरी ख्वाहिश होगी अपनी तमाम हमवतनों से, अपने भाई बहनों से कि ये इसको आप इसी ना लें, ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत तकलीफदेह है और इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। ये असर कैसे साहब आपने बड़ी असरात से पूरी तरह निकलने में जी, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट भी बात की और ख़ासतौर पे गैर मामूली इसको इसलिए भी कहा जाता है जिन को हुआ है, क्योंकि जैसे हर बीमारी होती है तो आपके घर वाले आपके साथ होते हैं, आपकी मदद कर रहे होते हैं, आपकी टेक केयर कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें जो आइसोलेशन का पार्ट है वो इंसान को थोड़ा सा घबराने पे मजबूर कर ही देता है, क्योंकि आप फॉर द फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में आप बीमार हुए और इतनी सीरियस बीमारी हुई है और जिसमें आप अकेले भी होते हैं, तो आपके जिन पे आप डिपेंड करते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, वो आपके इर्द गिर्द नहीं होते। अस्पताल में आपका अब ये पूछना हम इसलिए भी चाहते हैं ताकि लोग इससे कुछ सीखें, वो वाला आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब इतनी बीमारी पहुंच जाए आगे कि अस्पताल जाना पड़े, वरना बहुत से लोग तो घर में ही ठीक हो जाते हैं। क्योंकि कोविड-19 पेशेंट्स को जब अस्पताल लेके जा रहे होते हैं या रिकमेंड करते हैं तो ऑलरेडी बहुत डर जाते हैं कि भाई ये तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है कि अस्पताल अब जाना पड़ रहा है। नहीं, इसमें मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं, ख़ासकर जिसको ये तकलीफ आए और उसको चेस्ट का मामूली भी एहसास हो कि मुझे चेस्ट में प्रॉब्लम है, उसको फौरी तौर पर अस्पताल जाना चाहिए, क्योंकि ये फिर तो इसका रुकना नहीं है। हाँ, बाकी अगर किसी को टेम्परेचर है तो वो रूटीन में पैराडाल ले लिया, कोई और भी डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया, वो तो ठीक है। चेस्ट के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए। और इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम तो सबसे बड़ा ये है कि जो आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपके वालिदैन, जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, जब आप चाहे भी कि उसके साथ प्यार करें और ना कर सके, वो कितना तकलीफदेह होता है। मैं उस वक्त जब हॉस्पिटल में था तो मुझे वो सारी यादें मेरे सामने होती थी कि बच्चों के साथ जो है ना कहना, उसके साथ प्यार करना, उसके साथ जो है ना मुख्तलिफ, मैं कभी कभी जो है ना उसके साथ गेम भी खेलता हूँ अपने बच्चों के साथ। उससे मुझे बहुत शदीद तकलीफ होती थी कि देखिए अल्लाह ताला ने कैसे इम्तिहान में डाला है। बहरहाल ज़िंदगी की में आते रहते हैं, हालात भी होते हैं, सब्र भी एक बहुत बड़ा नियामत है अल्लाह ताला के, इंसान को सब्र करना चाहिए। अल्लाह ताला ने आप पे बड़ा करम भी किया। उस वक्त हॉस्पिटल में था, वो बड़ा मुश्किल लम्हा होगा। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप की फैमिली में कौन कौन मुतासिर था? आपके सारे बच्चे और अहलिया भी इससे मुतासिर थे या फिर आप और कुछ घर वाले थे? वो लोग घर पे ही रहे, उनकी तबीयत कैसी रही, उनके बारे में भी ज़रा बताइए। मेरे बिल्कुल 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। जो बड़े बेटी है और बेटा है उसको मुतासर हुई थी, अल्लाह ने करम किया। बाकी फैमिली तो मतलब उसको इन्फेक्ट नहीं हुई और वो घर में रही, उसको चेस्ट की इन्फेक्शन नहीं थी। वो बस वही डॉक्टर शादी मंजूर साहब था जो चेस्ट स्पेशलिस्ट है, उससे मेडिसिन करवाए हैं। वो अल्लाह ताला ने करम किया कि वो भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 18 दिन में उसका नेगेटिव आ गया। बहरहाल मेरी सिर्फ इसमें सबमिशन ये है कि इसमें 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अभी एक तो ये है कि आपकी डाइट कैसी है, आप कितनी मतलब बैलेंस डाइट लेते हैं या किस किस्म का डाइट आप लेते हैं, आप एक्सरसाइज कितना करते हैं, आप जो है ना कैसे अपनी मामूलात रखते हैं, ये सारी चीज़ें ताकि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है ना वो मजबूत हो और इसका मुकाबला कर सके।
सबसे ज़्यादा उसके, और इस वक्त तो बहुत अच्छी फल आए हैं जिसके भी वो मतलब फल और सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करे तो इससे इसके बहुत मुस्बित असरात होते हैं और इससे इस बीमारी से जो है ना इंसान को एक मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत होता है। तो आपने कोई तो मेरा एक तो ये कि आप और जिसको वो जो इम्यूनिटी के लिए चीजें होती हैं, बिल्कुल। अच्छा, वो यानी आपने भी उनका इस्तेमाल किया है। अच्छा असद कैसर साहब, यू आर इन आइडियल। वो मैंने बहुत इस्तेमाल किया। अच्छा वो एक्चुअली मैंने नहीं किया, जिस तरह के मैं आपको कल लेकिन आपने अदरक की स्टीम वगैरह आपने वो तो क्योंकि हम आम दिनों में भी आपको पता है मेरा गला थोड़ा सा खराब ही रहता है तो मैं करती हूँ। लेकिन मैं कावे में जो है ना, मैं कावे में अदरक और ये अदरक ज़रूर मतलब इस्तेमाल करता था और अदरक जो है ना इसमें बहुत मुआविन है, अदरक का इस्तेमाल हो और पुदीने का भी मैं करता हूँ और उसके साथ साथ चेरी की जो वो है मैंने बहुत ज़्यादा उसकी जूस पीता था और चेरी को ज़्यादा इस्तेमाल करता था। और इम्यून सिस्टम के लिए जो है ना देसी खाने मतलब देसी मुर्गा और ये ऐसे खाने जो आपको ओरिजिनल हो और आपके इम्यून सिस्टम को बिल्ड करें। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। खासतौर पे लोगों को साथ साथ ये भी बता दें, अगर आप यखनी भी बना रहे हैं स्टॉक अगर आप पी रहे हैं जो कि बहुत अच्छा है ताकत के लिए, तो वो भी देसी मुर्गी की यखनी या मटन में बना लें या देसी मुर्गी में फिर उसका इतना काम नहीं रहता। असद कैसर साहब आपसे ये ज़रूर पूछना चाहेंगे, आपको पता है कि पिछले इतने महीनों से कोरोना की वायरस की बात हो रही है, कभी कभार जब लॉकडाउन में बात होती है या सीरियसनेस की बात होती है तो उसमें 2-3 राय हो जाती हैं लोगों की। कभी कभार लगता है कि हुकूमत से भी वो सीरियसनेस नहीं दिखाई जा रही, कभी कभार लॉकडाउन हो जाता है तो लगता है अब सीरियस हो गए। आप अब रिकवर होके आए हैं तो आपकी सेंस क्या कहती है कि क्या SOPs होने चाहिए, कितना सीरियसली लेना चाहिए, खासतौर पे असेंबली में बैठे हुए जो लोग आ रहे हैं उनके क्या SOPs होने चाहिए? आई एम श्योर आपने भी ये सारा रिविजिट किया होगा। बिल्कुल, इसमें मैं ये कि आपको पता है कि हम एक ऐसे मुल्क में हैं जहाँ हमें माशी हालात हमारे बहुत ही अच्छे नहीं हैं और फिर हमारे देहातों में जो शहर में मज़दूर है, जो किसान हैं, जो गरीब तबका है वो तो बहुत बुरी तरह मुतासर है। मैं उस दिन अपने गांव में गया तो यकीन जाने मैं गांव में गया तो शायद उसको ये एहसास ही नहीं था कि कोई कोरोना भी है, मतलब वो गमी खुशी में रूटीन उसकी अभी भी लोग पूछते हैं आपने किसी को देखा है? बताया कि भाई नहीं, मैंने उसको कहा कि ये आप किस तरह ये करते हो? कहते हैं हम तो पले पड़े हैं जो गंदगी के ढेर में हम पड़े हैं, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम इतना मजबूत है, हमारी जरासीम इतनी मजबूत है कि कोरोना में कुछ नहीं कहती। बहरहाल वहाँ भी काफ़ी आया है लेकिन लोगों के अंदर जो है ना वो खौफ नहीं है उधर। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमें एक प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं कि मतलब छोटी जो गरीब फैमिली होती है उसकी बड़ी बड़ी फैमिलीज होती हैं, उसकी छोटे छोटे घर होते हैं, उसमें वैसे भी वो अगर आप उसको क्वारंटाइन भी करें तो एक कमरे में 10-12 लोग बैठे होते हो तो वो उसका वो नहीं हो सकती, उसके लिए भी आपने सोचना होता है। मैं समझता हूँ कि एक बैलेंस रवैया हो और इस वक्त जो गवर्नमेंट कर रही है मुनासिब कर रही है, जो स्मार्ट लॉकडाउन कर रही है कि जहाँ ज़्यादा इन्फेक्टेड हैं वहाँ ये लॉकडाउन कर रहे हैं, बाकी इन्होंने बिजनेस खोल दिए क्योंकि अगर बिजनेस आप एक महीने में बंद करें तो आपको पता है कि हमारे तो ये कैपेसिटी नहीं है, गवर्नमेंट की तो ये कैपेसिटी नहीं है कि लोगों को खाना पहुंचा सके। बिल्कुल, मैंने खुद एक अरेंजमेंट्स की अपने लेवल पे। कितने लोग हैं जो कि अभी भी कितनी मुतासिर हुए हैं जिनकी जॉब्स चली गई हैं? होपफुली हम बड़ी ईद पे ज़रा सबक सीखेंगे और उस तरह से गेट टुगेदर्स नहीं करेंगे क्योंकि छोटी ईद के बाद बहुत एक पीक देखी थी हमने। अच्छा असद साहब, आप चूँकि हमारे साथ हैं, हम मौके का फ़ायदा उठाते हुए आपसे भी पूछना चाहेंगे कि थोड़ी सी सियासत बात कर लेते हैं। अपोजिशन को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं आपके किरदार पे एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस, क्योंकि बिलावल ने पिछले दिनों नो कॉन्फिडेंस मोशन की भी बात की। वो कहते हैं जी गैर जानिबदार रवैया नहीं होता स्पीकर साहब का। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मैं समझता हूँ कि एक इसी इजलास में बिलावल साहब ने जो हाउस के अंदर जो स्पीच की है आप उसको निकाला है, उसमें उसने मेरा शुक्रिया भी अदा किया। उसने कहा कि आप बहुत अच्छी तरीके से चलाते हैं। फिर आप जो है ना ख्वाजा आसिफ साहब का मतलब जितने अपोजिशन लीडर, ये जो अभी हमारा बजट का इजलास चला जो आखिरी जो वाइंड अप था, आप सबकी रिकॉर्ड दिखाएं
मैं नहीं कहते, खुद कहते हैं, पता नहीं शायद कोई उसकी पॉलिटिकल मजबूरी होगी और उसने बात की होगी, लेकिन इस वक्त तो सब कहते हैं। और इस वक्त इस मुश्किल हालात में जो जिस तरह मैं चला रहा हूँ, मैं जो यानी जो भी मैं करता हूँ, मैं बाकायदा हर एक चीज़ इनसे मशावरत से करता हूँ। पहली दफ़ा इतनी ज़्यादा उसके साथ मशावरत हो रही है, वो ख़ुद कहते प्राइवेटली भी कहते हैं और हाउस जो फ्लोर के ऊपर भी कह रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा ये मेहरबानी करें, अगर आपको पास टाइम हो तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग आपको दे दूँगा। बहरहाल उसकी अपनी पॉलिटिक्स है, वो जिस तरह मुनासिब समझते हैं वो बात करते हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं। अच्छा आज़ाद साहब, बहुत शुक्रिया। और एक और बहुत ही अहम मामला जिस पे हम बात करना चाहते हैं, कल हमने सदफ सहारा वाला केस भी डिस्कस किया था, उसको फॉलो अप तो हम करेंगे ही, लेकिन इसी से जुड़ी बात यह है कि अच्छा, और बड़ा ही अफसोस होता है क्योंकि जब भी हम ये डिस्कस करते हैं मुझे बड़ी पर्सनली डिप्रेशन होती है कि अभी तक यही चीज़ चल रही है, पूरी दुनिया की बात हो रही है। और हम बात कर रहे हैं घरेलू तशद्दुद की। घरेलू तशद्दुद के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में अहम कानून बनने जा रहा है और सदियों से चलते इस शर्मनाक सिलसिले को अब हर सूरत बंद करना है। हर तबके को हुकूमत का मुकम्मल साथ देना पड़ेगा। वज़ीर इंसानी हकूक़ शीरी मज़ारी ने कौमी असम्बली में ख़वातीन, बच्चों, बड़ों और नादार अफराद के तहफ़्फ़ुज़ का बिल पेश किया। शीरी मज़ारी का कहना था कि तशद्दुद करने वाले को कम से कम 6 माह और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल कैद और 20,000 से 1 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सके। जुर्माना अदा ना किया गया तो मजीद 3 माह कैद काटना पड़ेगी। जज्बाती नफसियाती अजियत को भी तशद्दुद नहीं समझा जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो टॉर्चर है ना, मेंटल टॉर्चर, उसको भी तशद्दुद में ही लिया जाए। पागल या कोई और इल्ज़ाम लगाकर बीवी को तलाक या दूसरी शादी की धमकी देना भी तशद्दुद में शुमार होगा। ये भी मेंटल टॉर्चर में आता है कि मुसलसल आप किसी को कह जाएं कि मैं तो दूसरी शादी कर लूँगा, ये तशद्दुद है। बीवी को किसी दूसरे शख्स से ताल्लुकात कायम करने पर मजबूर करना भी तशद्दुद का तसव्वुर होगा। ये भी होता है हमारे यहाँ। दिस इज़ अ वेरी वल्गर एंड अगली रियलिटी, हार्श रियलिटी। अल्लाह करे इस मुसव्वदे पर सेहतमंद बहस हो और एक जामे कानून बन सके। ख़ास तौर पर रावलपिंडी में सदफ ज़हरा के मुबैना कत्ल का मामला सामने आने पर ऐसी कानून साजी मज़ीद ज़रूरी हो गई है। और हर दफ़ा हमें लगता है कोई ऐसा वाक़या आता है ना तो ज़रा कानून साजी में तेज़ी आती है। वाई डू वी नीड अनदर इंसिडेंट टू इम्प्लीमेंट एंड मेक समथिंग। और फिर एक अब तो सोशल मीडिया की दुनिया है जी, कोई ऐसा इंसिडेंट हो तो ऐसा वायरल होता है, लेकिन उससे भी नहीं डरते लोग। और दोबारा हम कुछ अरसे बाद एक और ऐसा हाई प्रोफाइल इंसिडेंट देख लेते हैं। अब्बास हैदर का जब वाक़या सामने आया उसके बाद लगता था कि लोग डर जाएंगे। और एक तो आपकी असलियत सामने आ रही है, वो एक्सपोजर भी हो रहा है, आपको रॉन्ग एक्सपोजर वो भी नहीं होगा, लेकिन अपेरेंटली ये चीज़ें भी किसी को रोक नहीं सकती। समाजी कारकुन और वकील खदीजा सिद्दीकी हमारे साथ हैं। खदीजा, बड़ा ही मुश्किल है वैसे तो, मतलब कभी कभार हम सोचते हैं कि ये अभी तक इस चीज़ की कोई सलूशन नहीं निकल सका। घरेलू तशद्दुद के खात्मे के लिए वफाकी हुकूमत नया कानून ला रही है और मुताल्लिका कमेटी को ये बिल भेज भी दिया गया है। इब्तदाई ड्राफ्ट में घरेलू तशद्दुद का शिकार होने वालों के लिए मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ और माली सपोर्ट की तजवीज़ है। तो आपकी नज़र में ये कितना अहम होगा और इज़ दिस इनफ? हमारा जो कानून है सिर्फ सिंध का इसको एक क्रिमिनलाइज करता है, मतलब उस पर सज़ा जो है वो तयन करता है सज़ा का। लेकिन पंजाब और बलूचिस्तान के जो लॉज हैं उसमें कोई किसी किस्म की जो पेनल्टी है वो डोमेस्टिक अब्यूज़ स्पेसिफिकली उसको नहीं अलॉट करता। तो बात इसमें यह आ जाती है कि जो माली तहफ़्फ़ुज़ और जो प्रोटेक्शन ऑर्डर्स की बात करता है हमारा कानून, इसको ज़रूरी है कि एक फेडरल लॉ इस पे लाया जाए। इसीलिए प्रोविंशियल लेवल पे लॉज होने के बावजूद ज़रूरी था कि फेडरल लेवल पे एक यूनिफॉर्म किस्म का जो कानून है वो पास किया जाए ताकि पूरे मुल्क में वही लॉ एप्लीकेबल हो। तो उसमें ये है कि जिस तरीके से आपने बात की कि मॉनेटरी सपोर्ट है, प्रोटेक्टिव ऑर्डर्स हैं, तो वो तो मौजूद थे, लेकिन इसमें ज़रूरी ये है कि प्रोसिक्यूशन के ऊपर भी क्लॉजेस डाले जाएं, प्रोसिक्यूशन के हवाले से काम किया जाए कि किस तरह सज़ाएं हो सकती हैं अगर आप पे घरेलू तशद्दुद होता है। अच्छा खतीजा, आप ये बताइएगा, वैसे तो एक ग्लोबल इशू है, पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ज़ाहिर ज़्यादा हैं इस तरह के वाक़यात। कानून बनाना, उस पर अमल कराना हुकूमत का काम है, लेकिन पहली चीज़ तो ये ना कि घरेलू तशद्दुद होता क्यों है। माशरती तब्दीली की तरफ अगर हम जाएँ तो उस जानिब पहला कदम क्या हो सकता है? और हमारा तो मज़हब कहता है औरत की इज़्ज़त, औरत का एहतराम किया जाए, फिर भी हमारे यहाँ इतने वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। हमारे ड्रामा से आप स्टार्ट कर लें, हमारी इंडस्ट्री से आप देख लें, हर ड्रामे में एक ही सास बहू की, एक ही मियाँ बीवी के झगड़े की लड़ाई दिखाई जा रही होती है।
तो जब हमारा पॉजिटिव रोल वहाँ से नहीं इन्फोर्स हो रहा, तो घरों में सबको लगता है कि अगर ये हम ड्रामों में देख रहे हैं तो ये एक जनरलाइज चीज़ होगी, नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। तो हमें ज़रूरी है कि माशरे में रहते हुए हमें बेटों की तरबियत जो है वो अहम है, क्योंकि हमारे माशरे में हमेशा सिखाया जाता है कि औरत हो, तुम टॉलरेट करो, तुम्हें बर्दाश्त होना चाहिए, ये मर्द का काम नहीं है बर्दाश्त करना, लड़की होने के नाते तुम इसको टॉलरेट करो जो भी तुम पे तशद्दुद हो रहा है। और इसमें बहुत ज़रूरी ये जानना भी है कि औरतों को पता चले कि जो डोमेस्टिक अब्यूज़ है वो किस टाइप का अब्यूज़ है, क्योंकि ये फिजिकल अब्यूज भी हो सकता है अगर आपके साथ एग्रेसिव हो रहे हैं, फिजिकली, वर्बली, सेक्सुअली, और मतलब इकोनॉमिक अब्यूज भी इसमें आ जाता है। बहुत ही अच्छी खदीजा आपने खास तौर पे बात की है, ये रिफॉर्म्स की जो बात है ना, और अपब्रिंगिंग की जो बात है कि जब बच्चा हमारे घर में, जब लड़का एक पैदा होता है तो उसको एक ऐसी चीज़ बना दिया जाता है कि कोई डांट डपट नहीं होगी, कोई चीज़ सिखाई नहीं जाती, कोरा रह जाता है वो, और फिर ऑब्वियसली अपनी विम्स पे जो भी दुनिया में देखा वही करता है। सो दिस एजुकेशन नीड्स टू बी री, और ये घर से ज़ाहिर शुरू होता है मामला। मॉर्निंग वंस अगेन। और हम ज़रा सोच रहे थे कि हम कहीं हुंजा जाएं, गिलगित जाएं, कुछ देख के आए। जा रहा है कि कोई एक, खैर मुझे तो बिल्कुल कहना ही नहीं चाहिए क्योंकि मैं अपनी कोरोना ब्रेक से वापस आई हूँ, लेकिन एक छुट्टी होनी चाहिए और एक कोई पाकिस्तान में कहीं जाएं, जैसे कि हम हुंजा का सोच रहे थे कि हुंजा इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड आई हैव नेवर बीन टू हुंजा। आई हैव नेवर बीन टू हुंजा एज़ वेल। सो हम कुछ उस बारे में तो बात करेंगे, लेकिन अभी रीमा खान किसी बारे में बात कर रही हैं और कुछ गहरी सी बात कर दी है इन्होंने। वैसे बात अच्छी की है इन्होंने, बहुत गहरी बात है। उम्र और जिंदगी में क्या फ़र्क है? बहुत खूबसूरत जवाब। जो अपनों के बिना गुजरे वो उम्र, और जो अपनों के साथ गुजरे वो जिंदगी। है अदाकारा ये ज़बरदस्त। अच्छा था, वेरी नाइस। अच्छा, बस इसमें ये बहुत खूबसूरत जवाब इजाफी था, इसके बगैर और खूबसूरत लगती है बात। उम्र और जिंदगी में क्या फ़र्क है? बहुत खूबसूरत जवाब। जो अपनों के बिना गुजरे वो उम्र, और जो अपनों के साथ गुजरे वो जिंदगी। एक्सप्रेशन बात तो सही की है, बात तो बिल्कुल सही की है ना, उन्होंने बड़ा डिफरेंस भी बता दिया है। तो अगर इनकेस आपको नहीं समझ आया, थोड़ा सा मोबाइल की ऑडियो थी, तो उम्र और ज़िंदगी में फ़र्क ये है, जो अपनों के साथ गुजरे वो ज़िंदगी, और जो अपनों के बगैर गुजरे वो उम्र। हाँ एग्जैक्टली यही था। सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई थी कि क्या यही कहा। अच्छा टाइम है, हम एक और भी खबर करना चाहते हैं। हजम करें। आबदी साहब हमारा वेट कर रहे हैं। आबदी साहब बहुत शुक्रिया। आबदी साहब, नए अमरीकी कवानीन के मुताबिक ऑनलाइन क्लासेस की सूरत में इंटरनेशनल तलबा की बड़ी तादाद को अमरीका छोड़ने का कह दिया गया है, तो पाकिस्तानी तलबा की बड़ी तादाद भी इस फैसले की जद में आ सकती है, बड़ी मुश्किल हो सकती है। क्या हल इसका हो सकता है? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। देखिए तकरीबन 1.1 मिलियन स्टूडेंट्स हैं जो दुनिया भर से हर साल अमेरिका जाते हैं आला तालीम के लिए, और एशिया से जिसमें बशमूल पाकिस्तान एक बहुत बड़ी तादाद है जो मुतासिर होगी, चाइना की, इंडिया की, सारे बच्चे जाते हैं वहाँ पढ़ने के लिए, वो मुतासिर होंगे। और पाकिस्तान से जो और बहुत सारी स्कीम्स हैं, जो US एड की स्कीम है, जो उनकी यूसिप की स्कीम है, जो फुलब्राइट की स्कीम है, इस तरह के जो एक हाई वॉल्यूम ऑफ बच्चे जो जाते हैं वो मुतासिर होंगे। और जान लीजिए कि UK इस वक्त, US जो है इस वक्त टॉप डेस्टिनेशंस में से है, फॉलोड बाय UK एंड देन कनाडा नाउ। तो इसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा जो है वो सेटबैक होगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन साथ ही साथ ये बड़ा खुशाइन है कि बहुत सारी जो रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे हार्वर्ड है, MIT है, उन लोगों ने इसके ऊपर शायद पटिशन्स वगैरह फ़ाइल किए हैं। तो देखिए आगे चल के क्या होता है, अगर ये रूल्स रहते हैं, या हो सकता है इसके अंदर कोई सॉफ्ट लाना पड़े, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वैसे भी जो है वो एक अहम रिक्वायरमेंट है किसी भी कंट्री की, और US को इस वक्त नेचुरली इस इकोनॉमिक रिसेशन के बाद बहुत बहुत शुक्रिया। और हार्वर्ड और MIT ने तो इस रूलिंग को चैलेंज भी कर दिया है, बिकॉज दे डोंट वांट। अच्छा जी, अभी हम आपसे इजाज़त लेंगे। हैव अ ग्रेट वीकेंड। मास्क ज़रूर पहने। इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू सी यू।